हे हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों, आज की कहानी मेरी जुबानी स्टार्ट करेंगे हम कुछ बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस वीडियो में आपको मिलने वाले ऑसम से कॉन्सेप्ट जिनका यूज करके कहीं ना कहीं हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जो कैपेसिटर से रिलेटेड हम बात करेंगे और पोटेंशियल के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, वहां पे हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं बॉस। ठीक है, तो मतलब आज के इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम कुछ कंसेप्ट जो कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं हम भूल देते हैं, कहीं ना कहीं उनका यूज करना हम भूल जाते हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस में फंसते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम सॉल्व करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम फंसते रहते हैं। ठीक है, तो उन सारे कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन, उनके एग्जाम्पल्स लेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनका यूज कैसे होता है, मेन पॉइंट इज दैट। तो ऑब्वियसली ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये मिशन, आज की ये कहानी मेरी जुबानी। ओके, कम ऑन। ओके, सो सबसे पहले मैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, व्हाट इज दैट सर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। देखो, सबने पढ़ा है, सबने देखा है। अब इसको पढ़ने के साथ साथ इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है ना। 3 से 4 कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इंडिविजुअली यहाँ पे देखूंगा, उनका एप्लीकेशन भी करूंगा। ठीक है ना। सो हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, या इसको अर्थिंग अगर कभी ना बोले तो ग्राउंडिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, ग्राउंडिंग भी कह सकते हो आप। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बोल रहे हैं कि अर्थिंग का जो कंसेप्ट है भाई, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये है क्या? देखो भाई, है क्या वो तो हमें पता ही है, बट अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको सिखाऊंगा मस्त तरीके से, अच्छे तरीके से। बस आप कंसंट्रेशन के साथ देखते रहे, बढ़िया तरीके से नोट्स अपने बनाते रहे बॉस। ठीक है, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो आपके दिमाग में चीजें रहेंगी नहीं ना, आपको लिखना पड़ता है, तो माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ओके, चलो, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। यार सर, ग्राउंडिंग बोले या अर्थिंग बोले एक ही बात है। तो पता है क्या बोलता है? अब वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, कुछ भी ले लो, जैसे एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसको मैं ग्राउंडिंग करूं, मींस इसकी अर्थिंग करूं। अर्थिंग का सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो मतलब हमने इस कंडक्टिंग बॉडी को किसी अर्थ के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। तो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है ना, अगर मैं ध्यान से देखूं, पोटेंशियल ऑफ अर्थ या ग्राउंड के साथ आपने देखा होगा पहले, अभी तो अब तो नहीं करते हैं, बहुत रेयर। पहले गांव में क्या होता था, बहुत टाइम पहले की मैं बात कर रहा हूँ, गांव में क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो अर्थिंग की जाती थी, मतलब एक वायर लेते थे हम और उस वायर को हम ग्राउंड में किसी कील के साथ, जो आयरन की एक छोटी सी नेल होती है उसके साथ लपेट के उसको ग्राउंड में इंसर्ट कर देते थे। ठीक है, तो ये किसी वायर को किसी पर्टिकुलर मीडियम के साथ ग्राउंड के टच में लाना, कॉन्टैक्ट में लाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। बट इससे होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि भाई हमने यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ अर्थ को लेते हैं 0 वोल्ट। हम मान रहे हैं कि जो अर्थ है, अर्थ को ग्राउंडिंग करना मतलब अर्थ के साथ कनेक्ट करना, उस कंडक्टर को किसी वायर के थ्रू, मतलब उसके पोटेंशियल को 0 कर देना है। मतलब अगर अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो इस पूरे कंडक्टर का, यानी इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा ना, वो 0 हो जाएगा। वो ये कहना चाह रहा है, दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस, कि भाई इस पूरे कंडक्टर का जो भी होगा, कोई भी शेप होगी उसकी, कैसा भी होगा, इसका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने एक ऐसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ इसको आपने टच किया है, अटैच किया है, जिसका ऑलरेडी पोटेंशियल 0 है। तो ये अर्थ क्या करेगी, इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल 0 कर देगी। 0 पोटेंशियल होगा, नॉट चार्ज, नॉट चार्ज। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, पोटेंशियल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि पोटेंशियल 0 होगा, नॉट चार्ज। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि ये हो गया अर्थिंग करना या ग्राउंडिंग करना। दिस इज द सिग्निफिकेंस। ओके, अब इसका यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? हाउ टू यूज। ठीक है, दिस कंसेप्ट पता तो सबको ही है ना, बट हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, कहीं पे भी अगर ग्राउंडिंग हो रही है या अर्थिंग हो रही है तो इस कंसेप्ट का वहां पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप यूज कैसे करते हैं, है ना, ये आपको सीखना है। 1-2 एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, उसकी के थ्रू आपको सारे फंडे हो जाएंगे क्लियर। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो कभी भी फिजिक्स में कहीं भी अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को अर्थिंग की जाएगी, उसकी मतलब समझ जाना, उसका पोटेंशियल के बारे में याद रखना है कि हम अब उस बॉडी का पोटेंशियल निकाल के उसको 0 कर सकते हैं। ये सीख के जाना है यहाँ से। ठीक है, अब यूज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा ना। देखो भाई, लेट्स से गाइस, इसको यूज करने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल हमने ले लिया। ठीक है, उसने बोला मेरे पास एक होलो स्फीयर है। मैंने बोला ठीक है भाई। उसने बोला कि इसकी कुछ रेडियस होगी a, लेट्स सी, और इसको एक दूसरे स्फीयर, होलो स्फीयर के अंदर रख दिया, उसकी जो रेडियस है वो है b। ठीक है,
ये है बी। और जो आउटर स्फीयर है उस पर कोई चार्ज है क्यू चार्ज है, मतलब इस पे चार्ज है। और बोथ स्फीयर्स, जो दोनों स्फीयर्स हैं, बोथ स्फीयर्स आर कंडक्टिंग, ठीक है, आई मीन डायरेक्टली लिख लो आप, बोथ स्फीयर्स आर होलो, ठीक है, एंड कंडक्टिंग। बस ऐसे तो याद रख लेंगे यार, ठीक है ना। दोनों वो मतलब क्वेश्चन को जब आप करेंगे या कंसेप्ट का जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो पता है आपसे क्या पूछेगा, फाइंड चार्ज ऑन इनर स्फीयर, अंदर वाला जो स्फीयर है, if this sphere is अगर इस स्फीयर को हम इसकी अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है, ओके तो हमने यहाँ पे देख लिया कि दोनों के दोनों जो स्फीयर है कॉन्सेंट्रिकली उनको प्लेस किया गया है, दोनों हॉलो स्फीयर है, इसकी रेडियस ए है और इस वाले की रेडियस बी है और आउटर वाले पे चार्ज दिया गया है। आपसे पूछेगा कि बताओ इनर वाले पे कितना चार्ज होगा, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं दिया गया है। अगर इसकी अर्थिंग कर दी जाए, इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर दो, ठीक है, जैसे ही आप इसको अर्थ से कनेक्ट करोगे तो इस पर कितना चार्ज होगा, तो आपने एज्यूम करना है लेट अंदर वाले पे जो चार्ज है वो है Q1 मान लो, Q1 चार्ज है, ये निकालना है। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन इनर स्फीयर इफ इट इज अर्थ, ठीक है, आपने इसकी अर्थिंग कर दिया है, आपने अर्थ के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही आपने देखा इस पर्टिकुलर स्फीयर को अर्थ के साथ कनेक्ट किया है, मतलब इस स्फीयर का नेट पोटेंशियल, चूंकि इसका पोटेंशियल जीरो है तो जीरो करना है, मतलब हम क्या करेंगे, अंदर वाले पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे, उसको हम इक्वल टू जीरो कर देंगे। ये प्रोसेस है। मतलब सर कैसे याद रखेंगे, जिस भी स्फीयर को अर्थिंग की जाएगी, ग्राउंडिंग की जाएगी, उसी का पोटेंशियल निकालना है और उसको इक्वल टू जीरो करना है, जो भी अननोन क्वांटिटी होगी अपने आप आ जाएगी। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। करें, ट्राई करें। आप देखो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया था लास्ट लेक्चर में, अभी हमने सीखा था, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें सब कुछ पता है। तो भाई देखो, अगर हम चाहते हैं कि यार सर इसके ऊपर कितना नेट पोटेंशियल है, चूंकि एक तो ये खुद में एक स्फीयर है तो उसका खुद का भी होगा, तो नेट निकालना है वन पे निकालना है नेट, मतलब अंदर वाले पे, इसको 1 मान लो, स्फीयर 2 मान लो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक तो उसका खुद की वजह से, एक सेकंड वाले की वजह से, ठीक है। तो खुद की वजह से कितना होगा, चूंकि उसके सरफेस पे हमने चार्ज माना है Q1, तो हम लिखेंगे Q1, उसकी रेडियस है a, प्लस जो आउटर वाला है, ये स्फीयर इस बड़े वाले के अंदर है, तो जो इसके सरफेस पे होगा आउटर वाले के, वही उसके अंदर भी होगा, है ना, ये हमने सीख रखा है, जो उसके सरफेस पे होगा, क्योंकि ये वाला स्फीयर इसके इनसाइड है, तो हम लिखेंगे इसके सरफेस वाला, यानी KQ, उसका जो भी चार्ज है Q है और उसकी रेडियस है b, ठीक है ना भाई, उसकी रेडियस है b, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये नेट आया है V1 पे, ये नेट पोटेंशियल आया है और इसको हमने अर्थिंग भी करी है, तो मतलब इसका नेट पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये नेट पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जीरो कर देंगे और KQ1 अपॉन a प्लस KQ अपॉन b, आप देख सकते हो, हमें ये कैलकुलेट करना है, इसको इधर लेके आओ, K जीरो में गया तो माइनस दिस इज Q, तो माइनस Q बाई b और इधर आ जाएगा Q1 बाई a। सो हियर वी गो, Q1 आप निकाल सकते हैं, a ऊपर जाएगा, माइनस a बाई b इंटू Q, एंड दिस इज योर चार्ज, दिस इज द चार्ज। देख सकते हो आप, जिस स्फीयर को आपने अर्थिंग करी थी, ठीक है ना, उस पे चार्ज नहीं था, वो चार्ज यहां से कैलकुलेट हमने कर लिया है, दैट इज माइनस a बाई b, द रेडियस ऑफ दिस एंड द रेडियस ऑफ द बिगर वन एंड द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, जो है बाहर वाला जो स्फीयर है उसके सरफेस पे आपका चार्ज है, एंड ये नेगेटिव है। तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि यार अगर इसके ऊपर नेट पोटेंशियल आप जीरो करना चाहते हो तो इस पे जो भी चार्ज होगा वो इसके कंपैरेटिवली अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कहने का मेरा मतलब जो आपको प्रोसेस सिखाना था, प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको समझना था। एक एग्जाम्पल और लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, मस्त तरीके से देखेंगे कि उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ओके ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, और औसम तरीके से आप इसको सीख पाएंगे, मस्त तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, अपने फंडे सारे आप क्लियर कर सकते हैं इस कंसेप्ट का यूज करके, ठीक है। कैसे सर, वो बोलता है कि अगर हम स्फीयर 2 को अर्थिंग कर दे, देख सकते हो आप यहाँ पे 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं, 3, ठीक है, स्फेरिकल सेल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं। अंदर वाला फर्स्ट है, उस पर चार्ज Q है, उसकी रेडियस है R, और उसको जो बाहर वाला है सेकंड वाला, उसकी रेडियस है 2R और उस पर चार्ज नहीं है, और जो सबसे आउटर वाला है उसकी रेडियस है 3R और उस पर चार्ज है 3Q। क्लियर है बॉस। अब क्या करेंगे सर,
चलो ठीक है सर, 3 स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल्स आपके पास है। वो बोलता है फाइंड द चार्ज, वो बोलेगा फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर 2, स्फीयर 2 के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करो जब उसको आप अर्थ कर दोगे, आफ्टर अर्थिंग। ठीक है, ठीक है, उस पर चार्ज नहीं दे रखा है, उसको अर्थिंग कर देना है, उसको अर्थ से कनेक्ट कर देना है और उस पर चार्ज कैलकुलेट करना है। ऐसा करने के लिए तो जैसे ही आपने देखा यार इसकी अर्थिंग करनी है तो कर दो, ठीक है, कर देते हैं। और जैसे ही आपने इसकी अर्थिंग करी तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि इस पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे एंड उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने अर्थ से कनेक्ट किया तो उसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो बस यही प्रोसेस है यार, अब आप समझ गए होंगे। अब उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो खुद का भी होगा और उसके आसपास जितने भी स्फीयर हैं उन सब की वजह से भी होगा, क्योंकि ये तो हमने सीख रखा है। तो नेट निकाल लेते हैं ना, तो नेट 2 पे नेट पोटेंशियल निकालते हैं। एक तो 2 की वजह से खुद से, एक फर्स्ट स्फीयर की वजह से, दूसरा थर्ड स्फीयर की वजह से। ठीक है, 2 की वजह से क्या होगा, देखो के, ये 2 की वजह से लेट इस पे जो चार्ज है 2 पे वो Q2 है, उसी के नाम से मान लेते हैं। तो Q2 रेडियस है उसकी B यानी 2R, रेडियस है 2R। ठीक है, रेडियस इसकी 2R है। अब V1 की वजह से देखो, तो V1 के लिए यानी इस स्फीयर के लिए सेकंड वाले का सरफेस बाहर है, मतलब इससे बाहर है, मतलब सर मतलब इसके लिए ये वाला सरफेस आउटसाइड है, तो उसके लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला KQ1/R वाला, समझ गए। प्लस थर्ड के लिए देखो, ये सेकंड सरफेस थर्ड वाले के लिए अंदर है, तो इसके जो सरफेस पे होगा, थर्ड के जो सरफेस पे होगा वही उसके अंदर भी होगा। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भाई कांस्टेंट रहता है ना। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि उसका चार्ज है 3Q और अंदर है, तो जो सरफेस पे है, सरफेस पे कितनी दूर है सेंटर से, 3R, तो उसकी रेडियस आ जाएगी 3R। और ये R क्या लूं, फर्स्ट वाले के लिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, सेकंड वाले की रेडियस के इक्वल, बस इस R की जगह लिखेंगे आप 2R, हो गया। और इस नेट को हमने करना है 0, तो K भी कॉमन आके हो गया सर 0। ठीक है, यहां पे बचेगा आपके पास Q2, 2R भी कॉमन आके हो गया सर 0, यहां बचेगा 2 प्लस Q1। ठीक है, Q1 पे चार्ज कितना है, Q है, तो Q लिख लेता हूं। ठीक है, Q, और यहां बचेगा 2 एंड प्लस 3Q/3। ओके सर, हमने निकालना है जी। अब हम क्या करेंगे, 0 = Q2/2 एंड दिस इज योर, ये कैंसिल हो गया दोस्त, ये आ जाएगा आपका 2 2 2 3 3Q/2। ठीक है, यही बच रहा है, देख लो यही बच रहा है कि नहीं, यस सर। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो आपको दिख रहा होगा Q2/2 मस्ट बी इक्वल टू -3Q/2 एंड टोटल से 2 कैंसिल, तो Q2 पे आएगा -3Q। तो Q2 पे जो नेट चार्ज होना चाहिए उसके सरफेस पे, सेकंड जो सेल है उसके सरफेस पे जो यहाँ पे चार्ज होना चाहिए, दैट मस्ट बी 3Q बट अपोजिट, नेगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। अगर इस पे Q है तो उस पे -3Q है, तो उस पे +3Q होगा। ठीक है, तब ये जाके इस पे नेट पोटेंशियल 0 होगा अगर आपने इस पे ग्राउंडिंग किया। तो ग्राउंडिंग की हेल्प से उस पे जो चार्ज नहीं था वो चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, अननोन वैल्यू ऑफ द चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखा, मस्त है कि नहीं है। तो बस यही प्रोसेस है और इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन दोस्तों कर सकते हो, कोई पंगे वाली बात है ही नहीं। आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आराम से आप क्वेश्चन अपने सारे पटक सकते हैं। ओके गाइस, दिस इज हाउ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, इस कंसेप्ट का यूज कैसे कर सकते हो क्वेश्चंस बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। डिफरेंट क्वेश्चंस आप लेते रहना, बस एक चीज का ख्याल रखना है, जिस भी स्फीयर पे चार्ज अननोन होगा उस पे चार्ज निकालने के लिए उसकी आपने ग्राउंडिंग करनी है, उसको अर्थिंग देनी है, बात खत्म। कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्गली डिस्कस करने वाला, उनका एप्लीकेशन साथ साथ में करेंगे, क्योंकि इनकी हेल्प से हम कंसेप्ट को यूज करेंगे आगे चल के, और बहुत ईजी हो जाने वाला है सारा प्रोसेस अगर ये सारे कंसेप्ट हमारे दिल दिमाग में क्लियर है। हर टाइप के क्वेश्चन हम करके आ जाएंगे यार, क्या बात कर रहे हो, देखते रहना। ठीक है, ओके, इसको जल्दी से देख लेते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2 एंड पहले समझेंगे फिर अप्लाई करेंगे, फिर नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर जितने भी सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीखने वाले हो, कितने भयंकर तरीके से हमारी हेल्प करने वाले हैं, आपको एहसास होगा। अभी देखते रहना बॉस। उसने बोला कंसेप्ट ऑफ कैविटी इनसाइड द कंडक्टर, मतलब किसी कंडक्टर में अगर एक कैविटी जनरेट कर दी जाए, लाइक जस्ट लाइक अ होलो कंडक्टर, आप ऐसे भी मान सकते हो, होलो स्फीयर मान सकते हो। ठीक है भाई, एक होलो स्फीयर है, वो क्या है, कैविटी ही तो है एक तरीके से। ठीक है, तो उसने बोला एक कंडक्टर लेते हैं, मैंने बोला ठीक है, सपोज करो मैंने एक बॉडी ले ली ऐसे, ठीक है, एक कंडक्टिंग है और ये इसका सरफेस है यहाँ तक और ये कैविटी है, मतलब इतने में तो है, ये इतने में तो मास जो भी है इसका मटेरियल है, ये इतने में मटेरियल है इसका। ठीक है, ओके, इतने पार्ट में है ना, ऐसे समझना। ठीक है, थोड़ा उटपटांग सा बन गए हो भाइयों। ओके सर, तो ऐसे कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये इसका इनर सरफेस, इसको मान लो आप इस तरीके से,
एंड दिस इज योर आउटर सरफेस, दिस इज योर आउटर सरफेस। ओके, अब फील आएगा आपको, ठीक है। तो उसने बोला कि पहले ये पूरा एक सॉलिड बॉडी था, पूरा सॉलिड बॉडी थी, ये पूरे में था मास, इसका मटेरियल पूरे में फिलअप था। आपने क्या किया, इसके अंदर से इतना सा कट कर लिया और ये खाली हो गया, यहाँ से देखो कैविटी बन गई, तो ये खाली हो गया, इतने में तो है, ये कैविटी है, ये है आपकी कैविटी, खाली है ये, ठीक है, ऐसे समझो। ओके सर, बढ़िया है, बढ़िया बात है। मतलब क्या समझाना चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर किसी कंडक्टर के अंदर एक कैविटी क्रिएट कर दे और उसके अंदर चार्ज रख दे खाली, ये जो खाली है इसके अंदर कोई चार्ज रख दे, लेट से आपने कोई चार्ज क्यू रख दिया, ठीक है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा और किस तरीके से ये कंसेप्ट यूज होगा किसी भी क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। अगर किसी न्यूमेरिकल में इस कंसेप्ट का यूज हो रहा है तो आप इस कंसेप्ट का यूज करोगे कैसे, बेसिकली ये सीखना है इसके थ्रू हमने, ठीक है। ओके, कम ऑन, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी मैं मान के चल रहा हूं ये जो कंडक्टिंग बॉडी है, दिस इज योर कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है, हैविंग नो चार्ज इनिशियली, इस पे आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली इसके आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, बस इसके अंदर एक चार्ज हमने रख दिया है, चलेगा? यस चलेगा सर। और ये खाली है, लेकिन यहाँ तो मटेरियल है ना, इस पूरे सरफेस ये जितना भी है ये तो मटेरियल है इसमें तो, ठीक है ना। और अगर इस चार्ज को मैं यहाँ पे रखता तो यहाँ पे टिकेगा ही नहीं, क्योंकि कंडक्टर है तो इसको बाहर ले जाएगा, पूरा बाहर लेके चला जाएगा, और चूंकि इसके अंदर चार्ज है नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे अगर चार्ज नहीं है तो इसके अंदर के हर पॉइंट पर, क्योंकि इस मटेरियल में तो कोई चार्ज नहीं रखा है, चार्ज तो यहाँ पे रखा है केवल, ठीक है, कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो सारा बाहर आ जाएगा। तो इसके मटेरियल के अंदर के हर पॉइंट पे, मटेरियल के अंदर इनसाइड पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, ये तो हमने पहले भी देखा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज फील्ड लाइंस होंगी ही नहीं, चार्ज होगा ही नहीं, तो यहाँ पे बात करो, यहाँ पे बात करो, कहीं भी बात करो, इसके अंदर यानी इस मटेरियल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, ठीक है, जीरो ही होना चाहिए, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं है क्योंकि चार्ज नहीं है ना सर। ओके सर, लेकिन सर चार्ज अंदर तो है, हाँ है, तो हम ये देखना चाहते हैं चार्ज क्या करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है ना, ये क्या ये चार्ज यहीं रहेगा या यहाँ से अपना कुछ इफेक्ट क्रिएट करके कहीं और भी चला जाएगा, ये हम समझना चाहते हैं। ओके सर, ठीक है सर, बढ़िया सर। तो दोस्तों ध्यान से समझना, जिस भी बॉडी के अंदर कैविटी में ये रखा हुआ है उसके दो सरफेस होंगे, देखो एक ये अंदर वाला, ठीक है, ठीक है, ये वाला इसको बोलेंगे इनर सरफेस, इनर सरफेस, ठीक है, और ये एक बाहर वाला ये है आउटर सरफेस। बहुत ध्यान से समझना, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको, जैसे आप चाहते हो बिल्कुल वैसे ही आपके मन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आना चाहिए, आपके दिल और दिमाग में ये सेट होना चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है सर। और हमने अभी अभी देखा है कि इस पूरे मटेरियल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी इसके अंदर, इसके इनसाइड मटेरियल के नेट चार्ज है जीरो, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर यहां पे चार्ज है इनसाइड पॉइंट पे आई, ये देखना इनर पॉइंट पे, ये इनर पॉइंट पे, और यहां पे कोई चार्ज है इधर आउटर पॉइंट पे। तो वो ये कह रहा है कि चूंकि इसके अंदर तो फील्ड जीरो है, तो कंडक्टर है, तो इसमें चार्ज भी नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मटेरियल के अंदर जो नेट जीरो है, और वो नेट जीरो कब पॉसिबल है, जब इसके अंदर जो चार्ज, इसके आउटर यहाँ पे इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये लिखूं Q इनर साइड, इनर सरफेस पे प्लस Q आउटर पे जो चार्ज होगा उनका सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इनका सम इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एंड वी कैन प्रूव दिस बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम एज वेल, हम गॉस थ्योरम का यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं गॉसियन सरफेस कट करूंगा और फिर देखूंगा ये जो गॉसियन सरफेस है क्या बता रहा है, इसके अंदर जो चार्ज है ये है, और यहाँ से जो भी फील्ड निकलेगा यहाँ उसको हम प्रूव कर लेंगे, करने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट ही कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो बॉस कैसे करेंगे सर, वो ये बोलता है कि इस देखो ये चूंकि एक पॉइंट चार्ज है, समझ गया, अब ये समझ आना, तो इसकी तो फील्ड लाइंस होंगी ना कुछ, तो वो जा रही होंगी यहाँ से यहाँ तक तो जाएंगी, यस सर, यहाँ तक जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी सर, इस तरीके से इसकी कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस होंगी और इस तरीके से, बट वो फील्ड लाइंस इसके अंदर क्रॉस नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर नहीं है, क्योंकि उसके मटेरियल के अंदर कंडक्टर है ना, नहीं एग्जिस्ट करेगी, वो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज भी, फील्ड लाइंस मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सारी की सारी फील्ड लाइंस यहाँ से चल के सारी की सारी इसके इनर सरफेस पे आपकी यहाँ पे टर्मिनेट होती हुई आपको नजर आएंगे, देखना ध्यान से, टर्मिनेट होती हुई नजर आएंगे। मतलब यहाँ पे चार्ज अगर Q है, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज इसका अपोजिट होना चाहिए माइनस, तभी तो वहां टर्मिनेट होगी। इसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज होना चाहिए नेगेटिव में,
इंड्यूज हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंड्यूज हो जाएगा, मतलब इसके अंदर के सरफेस पे जो चार्ज होगा इसका अपोजिट होना चाहिए नेगेटिव। और अगर ये अंदर के सरफेस पे नेगेटिव है, मैं यहाँ पे रखूंगा अगर अंदर के नेगेटिव, तो आउटर सरफेस पे क्या होगा, आउटर सरफेस पे चार्ज जब ये इधर जाएगा तो प्लस क्यू हो जाएगा, देख सकते हो आप। मतलब जो अंदर रखा हुआ है कैविटी के वो बाहर नजर आएगा आपको यहाँ पे प्लस में आके, सारा का सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ गया होगा, आप चेक कर सकते हैं बॉस, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। मतलब आउटर सरफेस पे वही चार्ज होगा जो उसके अंदर रखा हुआ है, दैट इज क्यू। तभी तो अगर बाहर है प्लस क्यू और अंदर है माइनस क्यू तो उनका सम जीरो ही होगा, मतलब इसके अंदर चार्ज है ही नहीं, और उसी प्रॉपर्टी का यूज हमने कर लिया है, उसी प्रॉपर्टी का यूज हमने कर लिया है। मतलब किसी भी कैविटी की बात जब हम करें, किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी बन रही है तो कैविटी के इनसाइड वाला सरफेस, ये अंदर वाला और बाहर वाला, ठीक है, इन पे जो चार्ज होगा उसका सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसके मटेरियल के अंदर नहीं हो सकता ना चार्ज, फील्ड नहीं हो सकता ना, समझ गए ना। तो देयर इज नो चार्ज, तो देयर इज नो फील्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यार इसका यूज आप करेंगे तो आप समझ गए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि सर ये कैविटी है, ठीक है, समझना, ये कैविटी, और इसके अंदर अगर कोई चार्ज आपने कुछ भी रख दिया, जैसे क्यू, अगर ये प्लस में रख दिया है तो इसके अंदर के सरफेस पे इसी के इक्वल अमाउंट में माइनस चार्ज आ जाएगा, और यही चार्ज इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए इसके आउटर सरफेस पे इसके अपोजिट साइन के साथ इंड्यूस हो जाएगा, मतलब प्लस साइन के साथ। ये है कंसेप्ट, ठीक है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अगर ये माइनस क्यू है इसी के इक्वल या तो इसके इक्वल या प्लस क्यू आ जाएगा, मतलब ये चार्ज उसके आउटर सरफेस पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ कैविटी, अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज आप रख रहे हो, और अगर इस पे बाहर ऑलरेडी कोई चार्ज है तो वो प्लस ये नेट चार्ज आप निकाल सकते हो। फिर समझे कैसे? यस, कम ऑन। देखो उसने बोला कि सर ये एक स्फीयर है, इसके अंदर मैंने एक कैविटी बनाई, ठीक है, ये कैविटी बना दी, दिस इज द कैविटी, और ये देख लो, ये तो इसकी थिकनेस है जो भी है, ठीक है, ये तो मटेरियल है इसका, ठीक है, ये मटेरियल है इसका, ओके। और इसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा और इसमें पहले से ही चार्ज दे रखा है आउटर बॉडी पे, क्योंकि भाई कंडक्टर आउटर सरफेस पे ही होता है सारा चार्ज, पहले से ही दे दिया कोई कैपिटल क्यू। तो अगर आपसे पूछे कि इसके आउटर सरफेस पे अगर कैविटी, ये कैविटी है, कैविटी के अंदर एक स्मॉल चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, तो बताओ इसके आउटर सरफेस पे अब टोटल चार्ज कितना है। देखो इसका इंडक्शन होगा अंदर, माइनस क्यू इंड्यूस होगा, और फिर ये इसको जीरो करने के लिए, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज तो नहीं होना चाहिए, तो इसका प्लस बाहर आ जाएगा, है ना। तो आउटर बॉडी पे जो आएगा पहले से ही था क्यू, अब ये भी आ गया इंड्यूस होके, तो ये भी आ गया, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट एंड द रियल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसका काफी यूज हो सकता है क्वेश्चंस बनाने के लिए, होता भी है यार, क्या बात कर रहे हो। तो होप सो आपने इसको देखा होगा यार किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, और आप डायरेक्ट जा रहे हो, आपको प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, गॉस यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखो कि क्या करना चाह रहे हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाओ आप, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके थ्रू और क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। वैसे तो ये हमने देख ही लिया, ओके, एक और करते हैं, ओके। इस कंसेप्ट का हम यूज कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से देख लेते हैं किस तरीके से आपने इसका यूज करना है। तो एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर लिए हैं, दोनों को देख सकते हो इस तरीके से प्लेस किया है। उसने बोला फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बिगर होलोस्फीयर, यानी ये जो बड़े वाला है इसके आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है, टोटल यानी नेट निकालना है इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है। आप बोलोगे सर क्यू है तो, लेकिन Q2 है तो, लेकिन इसके अंदर भी तो एक स्फीयर है, उस पर भी तो Q1 है, और अभी अभी हमने सीखा है कि अगर ये होलो स्फीयर है तो ये अंदर का स्पेस खाली है, मतलब कैविटी है, और उस कैविटी में एक एडिशनल ये भी रखा है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, आप देख सकते हैं कौन सा चार्ज है सर, पॉजिटिव, Q1। तो अब आपको पता है इस स्फीयर के इनर सरफेस ये है और आउटर सरफेस ये है, तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस जाएंगी वो यहां खत्म हो जाएगी, यानी ये जो Q1 चार्ज है इसका अपोजिट अंदर इंड्यूस हो जाएगा, यहां पे इंड्यूस हो जाएगा, यही तो सिखाया मैंने अभी अभी, ठीक है। तो इसका यहां पे हो जाएगा माइनस Q1, और इसी के मटेरियल के अंदर जो आउटर बॉडी है इसके मटेरियल के अंदर जीरो करने के लिए ये जो नेगेटिव है ये बाहर इंड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव के साथ, यानी प्लस के साथ, ध्यान से समझना, प्लस के साथ इंड्यूस हो जाएगा पूरे सरफेस पे। पहले से ही Q2 है, अब Q1 भी आ गया, तो आउटर सरफेस पे नेट कितना हो गया उसके, Q1 प्लस Q2। नाउ यू कैन से कि सबसे आउटर बॉडी के आउटर सरफेस पे जो नेट चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 होगा। समझ गए किस तरीके से यूज कर रहे हैं। और इसके बाहर जो भी पॉइंट होगा वो इसकी वजह से होगा, उसका जो फील्ड होगा, यहाँ पे फील्ड निकालो कुछ भी निकालो, यहाँ पे जो भी फील्ड होगा वो इस चार्ज की, यानी अगर मैं यहाँ पे इसके सेंटर से फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा तो आउटर पॉइंट पे यहाँ पे जो भी फील्ड निकालेंगे के
टोटल चार्ज कितना है आउटर सरफेस पे, क्योंकि देखो ना इससे जो फील्ड निकलेगा वो यही खत्म हो जाएगा ऐसे यही, लेकिन दूसरा जो फील्ड है वो यहां से निकलेगा आउटर सरफेस से, वो इसके अंदर क्रॉस करके नहीं आ सकता, कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकती फील्ड लाइन, समझ गए आप? यस, इस तरीके से आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख दोगे आप, क्योंकि आउटर सरफेस पे नेट चार्ज है Q1 प्लस Q2 अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ओवर आर स्क्वायर, जो सेंटर से डिस्टेंस होगी ये जो भी होगी, मतलब बता रहा हूं मैं हाउ टू यूज दिस। तो दिस इज द कंसेप्ट कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक और ट्राई करें, यस कम ऑन, एक और ट्राई करते हैं। या Q ले लेता हूं, इसके अंदर एक Q चार्ज रखा है और इस छोटे वाले पे चार्ज रखा है मैंने, इस पे भी चलो दे देता हूं मैं 2Q 3Q और यहाँ पे दे देता हूं अगेन 2Q। समझ गए कितने सेल्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 स्पेरिकल कंडक्टिंग होलोस्फीयर है यहाँ पे, ठीक है, होलोस्फीयर्स है और छोटे वाले के अंदर सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q। अब ध्यान से समझना, हर एक के सरफेस पे नेट चार्ज निकालो, तो इसके सरफेस पे नेट चार्ज निकालने के लिए इसके अंदर इसकी कैविटी में Q रखा है तो उसका इंडक्शन हो जाएगा अंदर ही अंदर इंड्यूस हो जाएगा ना, तो -Q और उसके सरफेस पे -Q ऊपर आ जाएगा +Q। फिर यहाँ पे टोटल देखो Q1 पे हो गया, Q1 पे टोटल देखो, Q1 पे नेट कितना हो गया, पहले से 2Q था +Q 3Q हो गया, समझ गए? इसी तरीके से कंसेप्ट यूज करो। अब इस 3Q की वजह से जो यहाँ पे हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया 3Q, अब इसकी वजह से इसके सेकंड वाले के अंदर इंड्यूस हो जाएगा, सेकंड वाले के अंदर इंड्यूस हो जाएगा इसका अपोजिट यानी -3Q और वो इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा +3Q। सेकंड वाले पे पहले से ही है 3Q और आ गया तो सेकंड वाले पे नेट हो जाएगा सर 6Q। चेक कर सकते हैं दोस्तों, नो प्रॉब्लम गाइस, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसके आउटर सरफेस पे 6Q हो चुका है ये वाला, तो ये कहां पे इंड्यूस करेगा, क्योंकि ये इसके अंदर है तो बड़े वाले की कैविटी में ये वाला है, तो इसके अपोजिट यहां पे ये इंड्यूस हो जाएगा इसी के इनर सरफेस पर, इसी के इनर सरफेस पे 6Q यानी -6Q, क्योंकि इस पे टोटल 6Q आया ना तो उसका अपोजिट, और बाहर आ जाएगा ये +6Q और बाहर पहले से 2Q है तो ये टोटल हो जाएगा इसके आउटर सरफेस पे थर्ड वाले के 6Q + 2Q एंड दैट इज 8Q। दिस इज द तरीका कि किस तरीके से आप कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो और किस इसका यूज करके किस तरीके से आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल बहुत काम आता है भाई क्वेश्चंस करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कैविटी की बात कर रहा है मतलब वो एक डायरेक्ट होलोस्फीयर की ही बात कर रहा है, क्योंकि होलो अंदर से खाली है तो कैविटी है एक तरीके से, तो किस तरीके से ट्रीट करना है ये सब कुछ आपके सामने है। तो होप सो गाइस आपने इसको समझा होगा, इसका यूज कर सकते हैं आप आराम से क्वेश्चंस को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। जहां भी इस टाइप के कंसेप्ट आएंगे आप फंसोगे ही नहीं। अब चले नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 3, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 3 है, दो कंसेप्ट ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। हर एक कंसेप्ट की अपनी एक खुद की औकात है, उसका एक खुद का वजूद है बॉस, उसकी इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस में, जब उसका यूज होगा तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद अ मेटल कॉन्टैक्ट, मतलब अगर दो कंडक्टर बॉडीज हैं हमारे पास और उनको हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो कोई कंडक्टिंग या मेटालिक कंडक्टिंग की बात एक ही है, एक ऐसा कॉन्टैक्ट उनके बीच में बनाओगे, किसी वायर के थ्रू आप बना सकते हो उनको कनेक्ट करने के लिए। तो उस प्रोसेस में होगा क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया जो आपने याद रखना है, एंड अब इसका यूज कैसे करोगे वो सिखाऊंगा। उसने बोला जब हमारे पास सपोज करो एक कंडक्टिंग बॉडी ये है और एक कंडक्टिंग बॉडी आपके पास ये है, और मैं ये दूर दूर रखी है, लेकिन मैंने इनके बीच में एक कॉन्टैक्ट कर दिया किसी वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू ही। तो वो बोलता है कि हो सकता है इस बॉडी पे पहले चार्ज था Q1 और इस पे पहले था कनेक्ट करने से पहले Q2, लेकिन जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो उसने बोला है कि इन दिस प्रोसेस चार्ज ट्रांसफर्स टेक प्लेस। जैसे ही इनका एक कॉन्टैक्ट बनाओगे आप, मेटालिक कॉन्टैक्ट, ठीक है, दिस इज योर मेटालिक कॉन्टैक्ट, जैसे आप इनका एक मेटालिक कॉन्टैक्ट आप बनाओगे तो ये एक दूसरे का चार्ज ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कब तक चलता है प्रोसेस, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब जैसे आप इसकी बात करते हो कि जैसे मैंने इनको किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट किया तो तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा कि इनके जो पोटेंशियल होंगे V1 होगा V2 ये सेम हो जाएंगे। तो पहला फंडा ये है, तो ध्यान रखना हमेशा। जैसे जब हमने अर्थिंग सीखा था तो अर्थ से कनेक्ट करते ही बॉडी का पोटेंशियल वही हो गया था जो अर्थ का था, यानी 0। यहाँ पे क्या है, दोनों कंडक्टर के जो पोटेंशियल होंगे कुछ भी होंगे इनिशियली कनेक्ट करने से पहले, उनको कनेक्ट करने के बाद तब तक चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है होना, वो एक दूसरे को चार्ज सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनका जब पोटेंशियल जब तक सेम ना हो जाए, सेम पोटेंशियल पे आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल होगा इस प्रोसेस में। तो याद क्या रखिए सर, व्हेनेवर टू कंडक्टर बॉडीज आर कनेक्टेड विद अ मेटालिक कॉन्टैक्ट, यू जस्ट रिमेंबर कि उनके जो पोटेंशियल है वो एक पर्टिकुलर
उनके जो पोटेंशियल है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आके सेम हो जाएंगे, एंड दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है, समझ गए? यूज कैसे करना है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। पहले आप इसको समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है सर, आप जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको किस तरीके से पता चलेगा। अब हमने यूज करना है हाउ टू यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके काफी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है जी, काफी क्वेश्चन आए भी हैं, आते भी हैं, आते रहेंगे। तो करेंगे क्या, जैसे ही दोस्तों मान लिया आपके पास इनिशियली दो कंडक्टर थे, एक ये रहा, मैंने रैंडमली ले लिया एक ये रहा। ठीक है, इसका पोटेंशियल है V1, इसका V2, इस पे चार्ज है Q1, इस पे है Q2। ठीक है जी, ऐसे समझ लेना, चलेगा। और इसका कुछ साइज होगा अपना, रेडियस मान लेना R1, इसकी कुछ साइज होगी रेडियस R2, ये ठीक है, ऐसे समझ जाएंगे आपके। ठीक है सर, इस ओके। अब क्या करेंगे सर, अभी इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो अगर मैं इसका पोटेंशियल लिखूंगा तो K Q1 बाई उसकी रेडियस R1, K Q2 बाई उसकी रेडियस R2, यही होता है ना। एक अगर स्फेरिकल टाइप के कंडक्टर हम ले रहे हैं तो भाई उसके सरफेस पे जितना चार्ज है जो भी है उसी के अकॉर्डिंग ये होगा। ये तब है जब आपने कनेक्ट नहीं किया, बिफोर कनेक्टिंग दैम। और जैसे ही आपने उनको कनेक्ट किया तो रेडियस तो वही रहेगी लेकिन चार्ज बदल चुके होंगे Q1 डैश कनेक्ट करते ही, क्योंकि उसने बोला चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो यहाँ पे इसकी रेडियस तो वही रहेगी लेकिन चार्ज हो जाएगा Q2 डैश, कुछ नए चार्ज आ गए। लेकिन अच्छी बात क्या थी, जो उनके पोटेंशियल थे वो सेम हो चुके हैं, यानी इस पे कुछ पोटेंशियल V आ गया, इस पे भी V आ गया, मतलब जो इनिशियल पोटेंशियल थे वो सेम हो चुके हैं, आपस में इक्वल हो चुके हैं, और वो किसी पोटेंशियल V के इक्वल हो चुके हैं। और V को बोलेंगे उनका कॉमन पोटेंशियल, V को क्या बोलेंगे, उनका कॉमन पोटेंशियल। बहुत हेल्प करेगा आगे ये कंसेप्ट आपकी, जो नो प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हो सब बताऊंगा, हाउ टू यूज दिस। ठीक है, वो बता रहा हूं मैं आपको, हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट। ओके, कम ऑन गाइस। अब क्या करेंगे सर, तो यूज कैसे करेंगे, अब इसका देखो, सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लेना उनको कनेक्ट करने से पहले। ठीक है, निकाल लिया सर, और जैसे ही कनेक्ट कर दोगे उनका पोटेंशियल सेम कर देना। तो V1 इक्वल टू V करोगे तो V1 कितना है, K Q1 बाई R1 है, और K Q2 बाई ये R2 है, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो Q1 बाई R1 इक्वल टू Q2 बाई R2। आप देख सकते हो पहली इक्वेशन है। किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए इस कैटेगरी के और काफी क्वेश्चन इस कंसेप्ट का यूज करके हमारे एग्जाम में अभी आते रहे हैं, आते रहेंगे, अभी भी करंटली आए थे। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि दोस्तों ये दोनों बॉडीज पहले इंडिविजुअल थी, इन पे अपना अपना चार्ज था, कनेक्ट करने के बाद चार्जेस आपस में ट्रांसफर होके चेंज हो गए, तो यार चार्ज ट्रांसफर ही हुए हैं ना, खत्म नहीं हुए हैं ना। ठीक है, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अप्लाई होगा। ठीक है, ऑल्सो यूज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब इन दोनों के पास इनिशियली कितना चार्ज था, तो इनिशियली चार्ज कितना था सर, Q1 प्लस Q2 जो भी था, स्मॉल माना है ना मैंने, Q1 टोटल इतना था दोनों पे, और उनको कनेक्ट करने के बाद कितना है टोटल, Q1 डैश प्लस दिस, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो उसने बोला चार्ज हमेशा ट्रांसफर हुए हैं तो कंजर्व ही रहेंगे, तो इनिशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल, तो Q इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू Q फाइनल। तो सेकंड इक्वेशन आपको जो यूज करनी है न्यूमेरिकल करने के लिए यही करनी है, दोनों का इनिशियल चार्ज का सम मस्ट बी इक्वल टू दोनों का फाइनल चार्ज का सम। आप देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 यानी बी। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप आराम से इन पे कितने चार्ज अब आ गए हैं वो निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो नए चार्ज इन पे आ गए होंगे यहां से इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप आराम से निकाल सकते हो। और चार्ज पता है तो उसकी डेंसिटी भी बताओगी, अगर आप इसकी डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी भी आप निकाल सकते हो। सपोज करो इनिशियल चार्ज डेंसिटी कुछ होगी, तो भाई चूंकि डेंसिटी क्या होती है बॉडीज पे, स्फेरिकल जो सरफेस पे है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज चेंज तो डेंसिटी भी चेंज, ध्यान देना। कुछ भी पूछ सकता है, पहले चार्ज निकाल लो फिर सबकी डेंसिटी निकाल लेना। जैसे सिग्मा 1 डैश कितनी हो जाएगी, Q1 डैश पे डिपेंड करेगा, सिग्मा 2 डैश कितनी हो जाएगी, Q2 डैश पे डिपेंड करेगा, उसका एरिया F2 जो भी होगा निकाल लेंगे। हमारा क्या जा रहा है, मेन है ये कंसेप्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेन ये कंसेप्ट है, तो समझ गए ना। तो जब भी बात करेगा दो कंडक्टर की और उनको हम कनेक्ट कर दे, किसी मेटालिक कॉन्टैक्ट उनके बीच में बना दे, तो चार्ज ट्रांसफर करते हैं तब तक करते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, अब तो भावनाएं आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो सर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, दो इक्वेशन बनाना, दोनों के इनिशियल पोटेंशियल निकालना, इक्वल कर देना, एक चार्ज की इक्वेशन वहां से बन जाएगी, देख सकते हो आप। दूसरी इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज कर देना, वो भी आपके सामने है। मैं बोल रहा हूँ ना हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से इस कैटेगरी में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं, कोई पंगे वाली बात है ही नहीं बॉस। ठीक है, ओके, होप सो समझा होगा मस्त तरीके से। ओके सो जल्दी से समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत खोटी खोटी और बहुत मोटी मोटी बातें हैं, मतलब इनका बहुत यूज होता है, और कहीं ना कहीं यही वो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिन पे हम सीखने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए हम क्वेश्चंस में
फंसते रहते हैं, जैसे कि आपको पता है। ओके, तो क्या है सर कॉन्सेप्ट नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट कंसेप्ट। ओके, तो उसने बोला व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को आप प्लेस करोगे, समथिंग लाइक दैट, आप ऐसे समझो, ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, एक कंडक्टिंग बॉडी है, तो मेरे को पता है यार अगर मैं इसको कोई भी चार्ज दूंगा, अभी अगर ये न्यूट्रल है, ऐसे समझो कि कंडक्टर है, एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, हमने इसको ऐसे मान लिया, ठीक है, अब इसके आसपास कोई फील्ड नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि अगर हम इसके आसपास फील्ड अप्लाई कर दें, सपोज करो मैंने एक तरीके का सिस्टम बना दिया, ठीक है, और एक प्लेट ये ले ली, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, और इसी के अपोजिट चार्ज मैंने इसको दे दिया इक्वल, ठीक है, नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो आपको पता है यहां से पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो जो फील्ड निकलेगा वो फील्ड यहां से चलेगा जरूर, ठीक है, ऐसे जाएगा और यहां पे जाके खत्म होगा, तो यहां से जो फील्ड जा रहा होगा वो ऐसे जाएगा, यहां से जो फील्ड जा रहा होगा वो ऐसे, क्योंकि हमने पढ़ा था फील्ड लाइंस हमेशा क्या करती हैं, परपेंडिकुलरली किसी भी कंडक्टर पे एंटर करती हैं या उससे बाहर निकलती हैं। तो यहां से जो लाइन ऑफ फोर्स है, क्योंकि वो लाइन ऑफ फोर्स क्या चाहती है, प्लस से निकल के माइनस जाना चाहती है, और बीच में रखा है कंडक्टर, तो ये इस तरीके से। अब मैं बताऊंगा ये ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे हो ही क्यों रहा है, ठीक है, तो सारी फील्ड लाइंस है, फिर यहां से निकल के सारी फील्ड लाइंस ऐसे नेगेटिव में जाएंगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही होंगी, ठीक है, तो इस तरीके से जा रही होंगी, आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो ऐसे निकल के ऐसे जा रही होंगी, समझ गए आप, ऐसे, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे, ठीक है। ओके कूल सर, तो आप देख सकते हो यहां से ऐसा क्या हुआ इस कंडक्टर के इस एक्सटर्नल फील्ड में रखने से, तो ये जो है जो भी है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड है और उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस इधर को है, यानी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसके अंदर नहीं होगी, और फील्ड की एक्सटर्नल इधर है, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये है, जो भी होगी हमें क्या पता, ठीक है। अब हुआ क्या, चूंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से तब तक वो प्रोसेस में आएंगे, तब तक वो अपने को रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे जब तक कि यहाँ पे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। कैसे सर, देखो कंडक्टर के अंदर चूंकि कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए नेट फील्ड इसके इनसाइड हमेशा जीरो होता है। अब ये जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहां से जो फील्ड निकल रहा था, अगर ये ना होता तो सीधा जाता, अगर यहाँ फील्ड ये कंडक्टर ना होता और यहाँ पे इसके बीच में कुछ भी ना होता इन प्लेटों के बीच में, तो डायरेक्ट फील्ड ऐसे जाता, फिर देखो स्ट्रेट लाइन बनती डायरेक्ट ऐसे, ठीक है, ऐसे, चूंकि यहाँ कंडक्टर था तो उसको कंडक्टर के पास आना पड़ा। देखना अगर ये लाइंस यहां से निकल के इसमें एंटर करती हुई नजर आ रही है, इससे पता चल रहा है आपको, इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ठीक है, वो अलग हो गया होगा, नेगेटिव चार्ज आपका अलग हो गया होगा, समझ गए आप। तो इस साइड में अलग चार्ज आ गया, देखो प्लस से निकल के माइनस में जाएंगी, तो इधर माइनस चार्ज आ गया और इधर सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, एक तरीके से पोलराइज्ड हो गया। इस कंडक्टर का सारा चार्ज इस तरीके से ट्रांसफर हुआ है, इस तरीके से रीअरेंज हुआ है कि प्लस की साइड में माइनस आ गया और माइनस की साइड में प्लस आ गया, ठीक है। अब अगर इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा इस चार्ज की वजह से, नेगेटिव की वजह से, तो नेगेटिव वाला उसको अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव वाला अंदर वाला जो बॉडी के अंदर है कंडक्टर के, वो रिपेल करेगा, तो नेट फील्ड इधर आएगा और ये चार्ज इंड्यूज हुआ है, ठीक है, इस फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। तो जो भी यहाँ फील्ड आएगा वो इंड्यूस्ड फील्ड होगा, इंड्यूस्ड, ठीक है, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। अगर भाई मैं फील्ड नहीं लगाऊंगा तो इसके अंदर ये चार्ज दिखेंगे ही नहीं ना, मतलब पोलराइज होंगे ही नहीं। और जो नेट फील्ड एक्सटर्नल वो इधर को है, लेफ्ट टू राइट, तो नेट इधर को है, तो ये है एक्सटर्नल का फील्ड जो भी है। तो इस पॉइंट पे बॉडी के अंदर, कंडक्टर के अंदर का जो चार्ज है उसका फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में, नेट जो भी आएगा, और एक्सटर्नल फील्ड इधर आएगा, ऑब्वियसली देखो ये इधर को जाएगा, तो इसके अंदर फील्ड अपोजिट है, मतलब इसके अंदर इनसाइड जो नेट फील्ड है मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, है ना, स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यार सर मतलब क्या कहना चाह रहे हो, तो जो एक्सटर्नल फील्ड होगा और जो इंड्यूस्ड है उसका खुद का प्लस जो एक्सटर्नल है, ठीक है, अगर वो आपने निकालना है कितना है, ठीक है, तो इस पूरे सम को आप जीरो करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरे सम को आपको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट फील्ड होना चाहिए वो जीरो ही होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से पॉइंट है जो आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फील्ड लाइंस इसके सरफेस पे ही टर्मिनेट हो रही है और यहीं से ओरिजिनेट हो रही, इसके अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि अंदर फील्ड हो गया जीरो,
समझ में आई बात? तो इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए, हर कंसेप्ट आपका कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो इसके रिगार्डिंग आपको याद रखने चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चन बनाने की। ओके, इशू क्लियर आपको हो गया होगा, कंसेप्ट क्या किस तरीके से यूज करना है। और इस कंडीशन में ये जो कंडक्टर है, चूंकि इसके अंदर नेट फील्ड 0 है, तो इसके अंदर और सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होने वाला है। तो ऐसा कोई भी कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस माना जाता है, मतलब उसका जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल आप मान सकते हो। और तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर हर हाल में नेट फील्ड 0 ही होगा। ठीक है, ये आप ध्यान से रखेंगे, 0 ही होगा, इंपॉर्टेंट। और अगर उसके अंदर नेट फील्ड 0 है अंदर, तो उसका जो पोटेंशियल होगा, भाई फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो हर पॉइंट पे उसके सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, तो उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट वो जो क्लियर भी हो रही है, फील्ड इसके आउटर सरफेस पे परपेंडिकुलर ही एंटर करेगा और परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगा। और ये तो हमने पहले भी सीख रखा है जब हमने फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अब आपके माइंड में। अब इसका यूज करके आप न्यूमेरिकल कैसे बना सकते हो, ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, उसने बोला एक स्फीयर है, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। उसने बोला कि एक स्फीयर है, मैंने बोला ठीक है, एक ये न्यूट्रल स्फीयर है, कंडक्टिंग है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। दिस इज ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। ओके, सो मैंने आपको बता दिया एक न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। आप ये मान के चलेंगे, अब दिमाग में रखें कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, एक मेटल का स्फीयर है, उस पे कोई चार्ज नहीं है, उसके सामने एक स्मॉल चार्ज यहाँ पे रख दिया, एक पॉइंट चार्ज आप मान सकते हो। तो वो बोल रहा है कि जैसे ही आपने इसके सामने इसके सेंटर से r डिस्टेंस अवे एक पॉइंट चार्ज रखा, तो वो पॉइंट चार्ज का एक एक्सटर्नल फील्ड होगा, आप देख सकते हो, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, होगा कि नहीं, एक एक्सटर्नल फील्ड होगा इसका, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपने एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है, ये वाला मेटल स्फीयर एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है, ठीक है। और उसने पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस मेटल स्फीयर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन स्फीयर। ध्यान से समझना, ड्यू टू इंड्यूस, सबसे पहले सोचो इंड्यूस होगा ही क्यों, मतलब उस स्फीयर के अंदर जो चार्ज इंड्यूस होंगे वो हो गए क्यों, क्योंकि अगर ये अकेला होता तो ना होते, लेकिन इसके पास एक चार्ज आपने रख दिया और उसके इफेक्ट से एक पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर जो भी नेट चार्ज 0 है, न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज 0, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो इसकी साइड में चूंकि पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा और इधर इसका पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, समझ गए। अब वो बोल रहा है कि ये जो चार्ज बन गए हैं, इंड्यूस्ड चार्ज है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये है इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। तो उसने बोला इन इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इसके सेंटर फील्ड बताओ, तो इधर है प्लस, ठीक है सर, और इधर है माइनस। तो अब देखो, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस अवे एक पॉइंट चार्ज भी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखना। हमें फील्ड निकालना है पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं, इसके अंदर जो इंड्यूस चार्ज है उनकी वजह से। अब ध्यान से देखना, सेंटर पे फील्ड कौन कौन बना रहा है, एक तो ये बना रहा है, और इस स्फीयर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो यहां से कितनी दूर है ये पॉइंट, तो ये प्लस है, तो इधर आएगा, ये आएगा फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आ गया फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब स्फीयर की वजह से सोचते हैं, स्फीयर पे चार्ज एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस, इक्वल है ना पॉजिटिव, ठीक है। तो इधर है प्लस, तो प्लस वाला इस पॉइंट को इधर रिपेल करेगा, इधर आएगा, और नेगेटिव वाला अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये आएगा। तो इधर दोनों जो फील्ड है ये इंड्यूस चार्ज की है, और इधर ये जो फील्ड होगा ये इंड्यूस चार्ज का होगा, ऐसे समझ लेना। तो इसके सेंटर पे इधर आ गया नेट फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, और इधर आ गया नेट फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके सेंटर पे, ध्यान से समझ रहे हो। अब यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई कर दो, ये वाला, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड उसके इनसाइड पॉइंट पे हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी याद रखेंगे, देखो, यानी इसके अंदर है ये सेंटर, तो सेंटर पे यानी हमने पढ़ा है इनसाइड पे नेट फील्ड हमेशा 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। तो हम लिखेंगे ये इधर है, ये इधर है, तो हम लिखेंगे ई इंड्यूस्ड, इसका सम देख लो, मैंने लिखा था इंड्यूस्ड प्लस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल किसकी वजह से है, पॉइंट की वजह से, प्लस पी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0, हमें ये निकालना है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज प्लस पॉइंट की वजह से हमें पता है, अगर हम इस स्फीयर को भूल जाए, पॉइंट की वजह से r डिस्टेंस हमें क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होगा ना, यस। तो इक्वल टू क्या सर, 0। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से हो गया माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी पॉसिबल हो सकता है बॉस, जब जितना फील्ड ये इसके सेंटर पे इधर को बनाएगा, उतना ही इसके अंदर वाला चार्ज भी इधर को उसके अपोजिट बनाएगा, तभी तो 0 हो सकता है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। सो आप देख सकते हैं इंड्यूस्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है जितना पॉइंट का है, बस माइनस में है, बस
आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो जितना फील्ड ये इसके अंदर बनाएगा उतना ही फील्ड इसके अंदर जीरो करने के लिए इस स्फीयर को भी बनाना पड़ेगा, तभी तो जीरो होगा नेट। बस प्रॉपर्टी आपने सीखनी थी, अप्लाई कैसे किया आपके सामने है। बेहतरीन कंसेप्ट है कि नहीं, बहुत डीप में जाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सारे कंसेप्ट रिवाइज करके जाएंगे तो न्यूमेरिकल आने वाले आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कैपेसिटर तक, क्योंकि वहां भी कहीं ना कहीं इन सारे कंसेप्ट का ही यूज होता है, ठीक है बॉस। तो ये थे सारे कंसेप्ट दोस्तों, मस्त तरीके से आप इनका एंजॉय करें, इनको प्रैक्टिस करें, मस्त तरीके से इनको समझना है, नोट्स बनाने, कंसेप्ट को अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम से किसी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहना बॉस, क्वेश्चन जरूर करना है, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।